हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 3 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के बारे में। देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इंडिया ने आपका बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है जिसका नाम था भारत ड्रोन महोत्सव 2022। इसे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। अब अगर ड्रोन की बात चल रही है तो हम थोड़ा सा ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। ड्रोन किसे कहते हैं? ड्रोन जनरली अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए, लेमन टर्म में बोला जाए, ये अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कोई आदमी बैठ के इसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। जस्ट ये रिमोट से दूर से ही इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। ये शुरू में तो ये सोचा गया था, इसको डेवलप करने का जब सोचा गया था तो ये मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए डेवलप करने के लिए सोचा गया था। मगर बाद में इस पे और ज़्यादा वर्क हुआ तो इसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज करने के लिए अब एक तरह का बहुत बड़ा मूवमेंट चल चुका है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्री इसमें इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुकी है, काम कर रही है। और इंडिया भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। इस इंडिया ने भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, किया भी है। और अभी देखिए भारत ड्रोन महोत्सव को इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? ये दूर से रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और लिडार डिटेक्टर से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब इस जो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसका जो टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में है, डिफेंस में है, और आपका जब फायर फाइटिंग में है, और आपका वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जा सकता है? देखो आप फिगर में पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो आपके केमिकल्स होते हैं फसल पे स्प्रे करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए यूज किया जा सकता है, और उसका सर्वे करने के लिए यूज किया जा सकता है कि कहीं फसल में कोई जानवर तो नहीं घुस गया, दूर दूर तक आदमी तो नहीं जा सकता। तो और चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करने में यूज किया जा सकता है। अगर इस पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा सा जाने किस किस चीज़ में यूज है, कि आपका वेदर के जो ग्लिचेज होते हैं उनको प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जा सकता है। क्रॉप पे स्प्रेइंग करने में, और आपका जो जियो फेंसिंग में, क्रॉप मॉनिटरिंग में, मॉनिटर आपका ग्रोथ ग्रोथ को मॉनिटर करने में इसका वो यूज किया जा सकता है। प्लांटेशन में, सॉइल और फील्ड की एनालिसिस करने में यूज किया जा सकता है। लाइव स्टॉक के मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। और आपका हेल्थ फील्ड में इसे यूज किया जा सकता है। केमिकल का ओवर यूज को रोकने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे इस फिगर की बात करें कि ये ओवरऑल इसमें यही बताया गया कि फील्ड का सर्वे करने में, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को हमें देखने में, और जो रिवर्स के कोर्स को हमें पता करने में कि रिवर्स का कोर्स क्या है, उसका कैसा ड्रेनेज सिस्टम है, कितना चेंज हुआ है। ठीक है। और जो क्रॉप रोटेशन किस तरह से चल रहा है अपने इंडिया में या किसी भी फील्ड में, तो उसको मॉनिटर करने में। ठीक है। और क्रॉप की यील्ड को मॉनिटर करने में। ठीक है। हेल्थ सिस्टम में क्रॉप की हेल्थ को दुरुस्त करने में यूज किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है। अगर स्पेशली हमने बात की यहाँ पे एग्रीकल्चर की, अगर डिफेंस में इसकी यूज किया, देखिए डिफेंस में ये बड़े बड़े आपके ड्रोन बनाए जा रहे हैं। ये एक तरह का एयरक्राफ्ट नहीं है, ये ड्रोन एयरक्राफ्ट है। ठीक है। ये आपका किल एंड हंट के लिए यूज किया जाता है, हंट एंड किल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये एक तरह का सिस्टमेटिक वेपन है जो टेररिस्ट अटैक को रोकने में काम आएगा। ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना मतलब इंटीग्रेट करने की कवायद की जा रही है किसमें? नेशनल एयर स्पेस सिस्टम में। और ये क्या करता है? कॉम्बैट करता है, कम्युनिकेशन करता है रिमोट एरियाज में। और आपका ये ऐसे सॉल्यूशन लेके आता है जहाँ पे आपका आम आदमी नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे इसको भेज के वहाँ किस तरह की सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। देखिए आपका इसमें मिलिट्री यूज में कितना ज़्यादा इसका वो है। ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें देखिए ये मशीन गन लगाई गई है। ठीक है। मशीन गन आपके ड्रोन में लगाई गई कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सनल को, जो आर्मी पर्सनल है या आपका पुलिस पर्सनल है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रोन ही भेज दीजिए वहाँ पर, किसी टेररिस्ट पर अटैक करना है तो यही टेररिस्ट पर अटैक करेंगे। इसमें जान माल की हानि कोई भी नहीं होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में कैसे यूज किया जाएगा जा सकता है? देखिए आपको जहाँ पे किसी जो रिमोट एरियाज होते हैं, जिस गांव में बहुत दूर दराज एरियाज होते हैं जहाँ पे बस सर्विस नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे रिमोटली आप ड्रोन की सहायता से आपकी हेल्थ सर्विसेज को अवेल करा सकते हो। वहाँ पे दवाइयों को सेंड कर सकते हो, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन से आप चीज़ों को पहुँचा सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा वो भी चलाया गया है प्रोग्राम जिसका नाम आई ड्रोन है, यानी कि इसको बोला गया है आपका वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को, मतलब आई ड्रोन के थ्रू, आई ड्रोन जो मॉडल है आपको, उसमें आपकी वैक्सीन को डिलीवरी की, जैसे यहाँ पे कोविड की वैक्सीन को डिलीवर किया गया था। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना में आपका, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने इसको अप्रूवल दे दिया कि ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन डिलीवरी में हम इसको यूज करेंगे। और क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करता है? देखिए एक स्कीम चलाई गई थी, स्वामित्व स्कीम।
स्वामित्व स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी। इसमें क्या बोला गया था कि आपका ये सर्विलेंस जो हमारी एसेट होती है गवर्नमेंट की, उसके सर्विलेंस करने में, ट्रांसमिशन लाइंस का सर्विलेंस करने में, चोरी को रोकने में और आपका इंस्पेक्शन करने में, ठीक है, प्लानिंग और मैनेजमेंट में और एंटी पोचिंग में इसका काम लिया जा सकता है। फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, वाइल्ड लाइफ में जो पोचिंग होती है जानवर्स की और अगर वगैरह बहुत सारी चीज़ों की, पेड़ों को काटा जाता है, उन चीज़ों को मॉनिटर करने में इसका यूज किया जा सकता है। पोल्यूशन से लड़ने में इसका यूज किया जा सकता है कि कहीं पे मान लो जैसे कि कहीं पे मतलब कुछ इस तरह का डिजास्टर आया है तो उसकी वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो उस चीज़ को मॉनिटर करके उसके लिए सही से स्कीम बनाई जा सकती है और सही से हमारी जो फोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ठीक है, उसको आप मूव किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ एनफोर्समेंट में इसे कैसे यूज किया जा सकता है? जैसे कई बार आपकी जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है वहाँ पे आपको जैसे आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लगी, किसी घर में आग लगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी या किसी जंगल में आग लगी, तो वहाँ पे आप पुलिस पर्सन इतनी जल्दी से मूव नहीं किया जा सकते, रोटेट नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे आप ड्रोन की सहायता से आप वहाँ पे वाटर स्प्रेइंग की जा सकती है, ठीक है, लार्ज स्केल पे वाटर स्प्रेइंग की जा सकती है। कहीं पे किसी आदमी को बचाया जा सकता है जो फंसे हुए होते हैं, वहाँ पर की सिचुएशन को एक्चुअल में मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि आदमी तो जा नहीं सकता मगर ऊपर से सिचुएशन को एक्चुअल में मॉनिटर कर सकता है कितनी ग्रेव सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पुलिस पर्सनल है और कोई और भी कई सारी जो चीज़ें हैं तो वो डिपार्टमेंट है वो उसी तरह से अपना स्टेप्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो लॉ एनफोर्समेंट में इसे क्या नाम, जैसे कहीं पे दंगे हो रहा है, अब दंगों में डायरेक्ट आदमी जाएगा, पुलिस जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई आपकी जान माल का हानि का खतरा हो सकता है। मगर जब आपका ये क्या नाम, आपका जो ये है ड्रोन है, ड्रोन जाएगा तो उसमें तो कोई आदमी की जान माल का कोई खतरा नहीं है, तो ये क्या सिचुएशन को अच्छी तरह से भाप लेगा। तो इसी वजह से इसका नाम फ्लाइंग वॉरियर भी रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस तो मैंने हमने पढ़ ही लिया, पर फिर भी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि गुड गवर्नेंस को बूस्ट अप करेगा, कि हमारी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करेगा और आदमी की लाइफ को बहुत सुगम और आसान बनाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, एग्रीकल्चर को मेंटेन करने में, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में, फार्मर्स की इनकम को डबल करने में इसको यूज किया जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा दुरुस्त बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। टूरिज्म में, फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में इसका बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। इन इन डिपार्टमेंट्स को और भी कई सारे डिपार्टमेंट, ये तो मेन फोकस्ड वाले डिपार्टमेंट है, मेन फोकस वाले आपके एरिया है जिन पे इनका यूज करके इनको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सकता है। और इससे नो डाउट एम्प्लॉयमेंट तो हम भूल ही नहीं सकते कि एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखिए जब आप इस चीज़ पर फोकस करोगे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पे, तो आपकी एक इंडस्ट्री आपकी डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ऐसे पर्सनल भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे जिनको स्किल देनी पड़ेगी, जिनके लिए आपको इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, जो आपको स्किल देने के लिए, मान लो आईटीआई इंस्टीट्यूट आप खोल रहे, जो कि हम अगली स्लाइड में भी पढ़ेंगे, तो वो उनको स्किल्स मिलेगी, स्किल्स मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो एक एक नई आपकी डायरेक्शन मिलेगी, एक नई आर्म ऐड हो जाएगी आपके एम्प्लॉयमेंट में। जो आपका यूथ अभी कुछ परसेंटेज जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और डिफरेंट फील्ड में वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, इससे अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम का काम ये है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, अपने इंडिकेटर्स को बेहतर कीजिए, आप प्रोडक्शन अच्छा दिखाइए और हम आपको उस प्रोडक्शन पे जितना आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे उतना ही हम आपको ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। तो ये एक तरह से प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है। ये हर एक ही फील्ड में है, ना कि किसी आपके ड्रोन बनाने में, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, नहीं, ये हर एक डिपार्टमेंट में, कि आपका स्टील डिपार्टमेंट हो या आपका क्या नाम फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट हो, ऑयल डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो या आपका ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, ठीक है, ये इन सभी में ही इसको लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ड्रोन रूल 2021 के बारे में ये क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहली बात तो है, जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं, मगर कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करेगा उससे इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क कराया जाए। वो यही चाहेगा कि कोई एक सिंपल सा फॉर्म हो जिसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर्स भरने पड़े और उसका काम हो जाए, और उससे ज़्यादा क्लेंस ना लेने पड़े, कभी यहाँ जाके कभी वहाँ जाके कभी उसमें
मिनिस्ट्री के पास, कभी डिपार्टमेंट में, कभी उस बाबू के पास। तो ये मिनिमम जितना कम से कम हो सके, जितना आसानी से उसे क्लियरेंस लाइसेंस मिल सके किसी चीज को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, और जितना डॉक्यूमेंटेशन कम हो वो चीज उतनी ही आसान हो जाती है और वो चीज उतनी ही तेजी से एडॉप्ट कर ली जाती है। ठीक है, और उसका प्रोडक्शन उतने जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ड्रोन रूल्स 2021 है उसमें यही हाईलाइट किया है कि जो पहले जो फॉर्म भरने होते थे इसका क्लियरेंस लेने के लिए 25 फॉर्म भरने होते थे, मगर अब इसको रिड्यूस करके 25 से 6 फॉर्म पर कर दिया गया कि अब वो टोटल 6 फॉर्म भरने पड़ेंगे। देखिए कितना कम कर दिया गया है, यानी कि लगभग 4 गुने से भी ज्यादा कम कर दिया गया है, 1/4 कर दिया गया है। अब एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ये एक कोशिश की गई है कि बिजनेस को बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाए और एक ही सिंगल विंडो रखी जाए जहां से सारे क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है, अब जो 400 फीट तक ग्रीन जोन में जो आपके ड्रोन्स होते थे, 400 फीट तक उड़ाने के लिए कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपका जो 200 फीट तक के एरिया, 200 फीट तक की हाइट तक आपको अगर ड्रोन उड़ाना है, वो 8 से 12 किलोमीटर की जो पेरीमीटर है, वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर, यानी कि ये 8 किलोमीटर हो गया आपका, और यहाँ तक आपका 12 किलोमीटर हो गया, ये पूरा 12 किलोमीटर हो गया। तो 8 से 12 किलोमीटर की एरिया में अगर आपको 200 फीट की हाइट तक आपको वो उड़ाना है, यानी कि आपका ड्रोन आपको फ्लाइट लेनी है, तो उसके लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट के एरिया की ये बात हो रही है। ठीक है, जो एयरपोर्ट से बाहर के एरिया है उसमें शायद वो कम भी किया हुआ है। इसमें अब लाइसेंस, पायलट का लाइसेंस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किस फील्ड में? नॉन कॉमर्शियल यूज में, यानी कि माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नैनो ड्रोन्स के लिए और R&D ऑर्गेनाइजेशन को पायलट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना होता था या लाइसेंस का इशू कराना होता था, उसकी अब जरूरत नहीं है। अब कोई एयर वर्दीनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आदमी जो ड्रोन उड़ा रहा है, क्या वो ड्रोन उड़ाने के काबिल है, तो उसका सर्टिफिकेट पहले लेना होता था आपका कंपिटेंट अथॉरिटी से, तो अब उसकी भी जरूरत नहीं है। कोई आपका UID नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको आपका पायलट होता था उसको पहले परमिशन लेनी होती थी। ठीक है, वो भी जरूरत नहीं है। अब इसका जो कवरेज किया गया है इसमें, ये पहले 300 केजी तक आप उड़ा सकते थे, मगर अब इसको बढ़ा के 500 केजी तक कर दिया गया है। ये किसके अंडर कवर किया गया है? ये ड्रोन टैक्सी के अंडर कवर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट तो हमने कवर कर ही लिया। और इसके लिए एक ड्रोन कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि आपका कार्गो कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। इसका मतलब उसमें आपके सामान की आवाजाही रहेगी। ठीक है, ये ड्रोन रूल 2021 के बारे में हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं PLI स्कीम जो ड्रोन के लिए लॉन्च की गई है, उसमें क्या बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और आपकी ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26,058 करोड़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए और आपके ड्रोन इंडस्ट्री के लिए अप्रूव किया है, जिसको ये इंसेंटिवाइज करेगा। किसको? जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में यूज होती है, उसको इंडिया में लेके आना, और इंडिया में जब लेके आएंगे तो एक तरह का बहुत बड़ा हब बनेगा, तो उसको ये इंसेंटिवाइज करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री को बूस्टअप मिल सकेगा। इससे एक तरह का फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कितना होगा 42,500 करोड़ का। कितने साल में? 5 साल में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोच है कि हमें इतना 42,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आना है। इसे प्रोडक्शन को कितना इंक्रीज करना है, यानी कि 2.3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है। जो PLI स्कीम है ड्रोन के लिए, उससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को फैच किया जाएगा 5,000 करोड़ तक का, कितना? 3 साल में। और इससे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कितना होगा? 1,500 करोड़ का होगा। इसके बेनिफिट कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, कि इंडिया क्या क्या चीज़ें और बना सकता है, उसको वो मिलेगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली, इस चीज़ से क्या नाम, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सेक्टर होगा उसको बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम ईजाद कर रहे हैं। तो अगर हम आपका ड्रोन सिस्टम में और ये सब अपनी टेक्नोलॉजी से सब बना के वो कर लेते हैं, तो इससे हमारा कितना एनवायरमेंट को कितना फायदा पहुंचेगा। और हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पे फ्यूल सेल पे पिछले कई सालों से काम चल रहा है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें बढ़त देखने को मिली है। और इससे मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको बूस्ट देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कितना? 7.6 लाख पीपल्स को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब हम ड्रोन शक्ति स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप ये देख रहे हो कि ड्रोन ड्रोन पे सब कुछ काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई सी भी चीज़ पूछ ली जाएगी एग्जाम में, तो उसका आंसर करना वहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ जाननी जरूरी हो जाती है। ड्रोन शक्ति स्कीम में क्या बोला गया है? देखिए, जो हमारा बजट आया था उसमें ये बोला गया था
कि वो जो आपका ड्रोन के स्टार्टअप्स को हम बूस्ट अप देंगे, उसके लिए क्या इन्होंने एक तरह से बजट भी पेश किया। तो उसमें बजट में बोला था कि हम ऐसे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिनका नाम होगा आईटीआईजी नाम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो जो कि वो जो हमारे पर्सनल जो मतलब वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे, उन्हें आपकी ड्रोन्स के बारे में, ड्रोन्स कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, कैसे वो उसको चलाना है, तो उसको उन्हें स्किल दी जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। ये इस चीज़ को बोला गया था। इससे प्रमोशन मिलेगा ड्रोन्स को, जो स्टार्टअप है ड्रोन्स में, जो स्टार्टअप ड्रोन्स के फील्ड में काम करे उन्हें बूस्टअप मिलेगा। और जो ड्रोन शक्ति स्कीम है, इसके थ्रू हम जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे उसे ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे कोर्सेज भी दिए जाएंगे जिसके जो कि स्किल प्रोवाइड करेंगे आपके ड्रोन को चलाने के लिए। कहाँ पे दिए जाएंगे? वो आईटीआई में दिए जाएंगे। आईटीआई जो कॉलेज होते हैं वो सभी स्टेट में ओपन किए जाएंगे। अब जो इसे किस किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, इसका क्रॉप असेसमेंट में यूज़ किया जाएगा, जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनका डिजिटाइजेशन किया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड्स को आपको स्प्रे किया जा सकता है और न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे किया जा सकता है ड्रोन किसान की मदद से। ठीक है, अब इसमें जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री 30,000 करोड़ तक ग्रो करेगी अगले 3 साल में, और 5 लाख की तक की जॉब ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है ड्रोन के फील्ड में। ये जो अगर ग्लोबली हम देखें तो ग्लोबली इंडिया का जो शेयर है 4.25% है ग्लोबल मार्केट में। अगर हम सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर्स की बात करें, यूएस, चाइना, इजराइल, ये 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ है ड्रोन्स के फील्ड में, ड्रोन इंडस्ट्री के फील्ड में। ये देख सकते हो कितना इनमें स्टार्टअप कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। मगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का अभी बहुत कम वो है परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है और इसे नैनो क्यों कहते हैं, यूरिया कैसा दिखता है, क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले तो हम यूरिया जान लेते हैं। देखिए, यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है जो कि हम खेतों में जो हमारी फसल होती है उनको ग्रो करने के काम में आता है। उनको जल्दी से वो नाइट्रोजन उन्हें प्रोवाइड की जाती है यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, अब यूरिया देखिए, जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, यूरिया ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, दाने की फॉर्म में होता है, दाने छोटे छोटे दाने होते हैं, व्हाइट दिखता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इनको पैक किया जाता है, जो यूरिया के पैकेट आपने देखे होंगे, जो मुझे लगता है कि इस इंडिया में वर्ल्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो यूरिया के बारे में ना जानता हो। यूरिया के बारे में सभी जानते होंगे। यूरिया में 46% आपका जो नाइट्रोजन होता है, हम जानते हैं जो हमारी फसल होती है उसको उगाने में, उसको बड़ा करने में, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा, और भी कई सारे आपके फर्टिलाइजर होते हैं जो मिक्स फर्टिलाइजर होता है, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका पोटेशियम। तो ये सारे फर्टिलाइजर काम में आते हैं, मगर जो मेन होता है आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 46% होता है यूरिया में। तो ये जब हम डालते हैं, मान लीजिए जो आपका ये खेत है, खेत में आपने फसल बो दी है, ये फसल है आपकी, मान लो आपकी गेहूं की फसल है, और इसमें आपने पानी छोड़ दिया है, पानी दे दिया है। तो जब आपने यूरिया के ग्रेन्यूल्स डाले तो यूरिया इसमें घुल जाएगा, और यूरिया घुलने के बाद जो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, वो नाइट्रोजन कंटेंट पानी में घुल जाएगा, पानी के थ्रू इस पे पेड़ पौधों में जाता है। मगर प्रॉब्लम एक इसमें ये होती है कि कुछ पानी में घुल के जो पानी जो है ये पानी के साथ ड्रेन हो जाता है और कुछ अर्थ में चला जाता है, जो कि आपके पेड़ पौधों को नहीं मिल पाएगा। यानी कि जितना नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिलना चाहिए उतना नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। तो इसका एक ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, इसका ओवर यूज भी होता है। खैर, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान रहे थे कि यूरिया होता क्या है। यूरिया इस तरह से आपका दिखता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि ये लिक्विड नैनो यूरिया है क्या, और नैनो इसका नाम क्यों पड़ा। देखो, जो आप इसमें देख रहे होगे ना, इसका साइज, इसका जो ग्रेन्यूल्स का साइज होता है, इसका साइज जो है 1 mm से बड़ा होता है। 1 mm से 2.8 mm के बीच में होता है। ठीक है, इसका साइज, ये आपके देखो पार्टिकल का जो साइज दिख रहा है सबका सेम नहीं दिखेगा। किसी का 1 mm, किसी का 1.5, किसी का 1.2, किसी का 1.33, किसी का 2, किसी का 2.5, इस तरह से। मतलब एक मिक्सचर होता है डिफरेंट साइज का, मगर जितने भी साइज होते हैं वो सब 1 mm से बड़े होते हैं और 2.5 या 3 mm से छोटे होते हैं। तो ये इनका साइज होता है। मगर जब हम नैनो की बात करते हैं, नैनो का मतलब 10⁹ कि नैनो यानी कि साइज बहुत कम हो गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है, तो इसका जो नैनो साइज होता है, एक तो ये सबसे पहली बात लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ये भी यूरिया ही होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो उसमें लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, यूरिया पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज 20 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर तक होता है। तो ये नैनो फॉर्म में होते हैं, नैनो साइज में होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको नैनो यूरिया बोला गया है। ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको लिक्विड नैनो यूरिया बोला गया है। जो सॉलिड में होता है वो हम सिंपल सॉलिड यूरिया बोलते हैं, ये यूरिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई यूरिया आपका किसी और फॉर्म में नहीं आता था, इसलिए हम सिंपल इसे यूरिया ही बोलते थे। मगर अब लिक्विड नैनो यूरिया आ गया तो अब हम इसे यूरिया नहीं बोलेंगे, इसे सॉलिड यूरिया बोलेंगे।
सॉलिड यूरिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो आपका फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है वो कलोल जो कि गुजरात में वहां पे इनोग्रेट किया है। ये जो आपका नैनो यूरिया डेवलप किया गया है, ये किसने डेवलप किया गया है, किसने डेवलप किया है, ये इफ्को ने डेवलप किया है। इफ्को जो गुजरात में है आपकी, उसने डेवलप किया है, उनकी R&D में डेवलप हुआ है। ठीक है, ये पहली बार वर्ल्ड में, पहली बार इंडिया में किसी इंडियन कंपनी ने अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है। ये इंडिजीनियस यूरिया है जो कि अपने देश में ही डेवलप किया गया है, हमने बाहर से इंपोर्ट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी खुद की हमारी अपनी है, बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, देखो जब ये एक बोरी है, एक कट्टा है, तो एक बोरी जो कट्टा हम लगाते थे, एक तो ये बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा होता था, इसका स्पेस भी ज़्यादा होता था, ठीक है, प्राइस भी ज़्यादा होता था, ठीक है, इसका कंज्यूमशन भी ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती थी, मगर आप जो ये एक बोतल यूरिया है, एक बोतल यूरिया ही एक बोरी यूरिया के बराबर होगा। इससे फसल की पैदावार ज़्यादा होगी, इससे इसका कंज्यूमशन, यूरिया का कंज्यूमशन कम होगा, और ये सीधा जब फसल के ऊपर ही स्प्रे किया जाएगा तो फसल के पत्तों पे गिरेगा सीधा जाकर, तो फसल के पत्तों में जो पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं, उसके थ्रू वो उनके स्टोमेटा के थ्रू उसमें फसल में चला जाएगा। ये धरती पे गिरेगा ही नहीं, धरती पर बहुत ही कम अमाउंट में गिरेगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था, ये जो यूरिया है, यूरिया मान लो आपने 100 केजी यूरिया आपने डाला, तो सारा तो पत्तों पे नहीं गिरता ना, पत्तों पे गिर भी जाएगा तो पत्तों से फिसल के धरती पे गिरेगा। धरती में क्या होगा, पानी की आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई में ये पानी मिक्स होकर कुछ वेपोराइज हो जाएगा, कुछ धरती के अंदर चला जाएगा, कुछ पेड़ के अंदर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ये आपको फसल को नहीं मिलता था। मगर इसमें क्या है, ये सारा पत्तों पे ही गिर रहा है, धरती पे गिर ही नहीं रहा है, अब मिट्टी में गिर ही नहीं रहा है, तो पत्तों के थ्रू आपका पूरा का पूरा मैक्सिमम, यानी कि 95 से 98% ये आपका सारा पेड़ पौधों में ही जाएगा, तो फसल को मिलेगा। तो इसलिए इसका कंज्यूमशन भी बहुत कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो इससे क्या है, पूरा ओवरऑल हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, फसल की पैदावार ज़्यादा होगी, हानि कम होगी, बीमारियां कम होगी, और आपका हमारा जो बजट है, जो इस पे इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स का जो बर्डन है वो भी बहुत कम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये वो जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वही बताया गया है कि यूरिया क्या है। यूरिया आपका ये किस फॉर्म में होता है, ये नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। इसमें जो न्यूट्रेंट होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। किसका, कन्वेंशनल यूरिया की जो यहाँ पर बात की है, कन्वेंशनल यूरिया यही होता है जो आपका, ये आपका क्या नाम, सॉलिड यूरिया होता है, इसको कन्वेंशनल यूरिया बोलते हैं। इसका पार्टिकल साइज जैसे हमने पीछे डिस्कस किया 20 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है। यूरिया का आपका नैनो, वो केमिकल फर्टिलाइजर, वो है आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो व्हाइट कलर में होता है, और ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन किसको, प्लांट्स को। ठीक है, अगर इसे डेवलपमेंट की बात करें, इसको किसको क्यों डेवलप किया जा रहा है, जो हमारा ये सॉलिड यूरिया है इसको रिप्लेस करना है हमें, क्योंकि हमने इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, ये इसका काफ़ी हमें 50% तक हम इसे कम कर देंगे, मतलब इसका कंज्यूमशन। ठीक है, अब इसमें ये क्या बताया गया है कि इसका कितना कंज्यूमशन होता है, कि 40,000 mg पर लीटर नाइट्रोजन होती है। अगर आपकी आधा लीटर की बोतल है, 500 ml की बोतल है, उसमें 40,000 mg पर लीटर, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो नैनो यूरियम, और इसके पार्टिकल का साइज मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब ये डेवलप कैसे किया जा रहा है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल गुजरात में, उसने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत इसको डेवलप किया है। ये हम क्यों, वही है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि हम इंपोर्ट पे, क्योंकि जो हमारा यूरिया हम ज़्यादा, देखिए यूरिया प्रोडक्शन में इंडिया बहुत आगे, मगर इतना यूरिया प्रोडक्शन हम करते हैं फिर भी वो सारा कंज्यूम हो जाता है, हमें फिर भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी इम्पोर्टेंट की जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे, उसको हम रिड्यूस करने के लिए, ये क्या, यूरिया का रिक्वायरमेंट की कमी को पूरा करने के लिए हमने यही लिक्विड नैनो यूरिया को डेवलप किया है। ये आपका गुजरात का जो प्लांट है कलोल में, ठीक है, गुजरात फर्टिलाइजर, वो उसके फिक्स है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका फिलिंग टावर है। ठीक है, ये आपके वेसल्स है, मान SD1 SD2 जो भी इनका नाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो अनबैलेंस्ड और इनडिस्क्रिमिनेट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज कन्वेंशनल यूरिया का, यानी कि सॉलिड यूरिया का हो रहा है, उसे रिड्यूस करना है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सोयल के डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना है, वाटर के कंज्यूमशन को करना है, और एयर पोल्यूशन को कम करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सिग्निफिकेंस तो हमने पढ़ ही लिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करेगा। इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से ये कंज्यूम किया जा सकता है पेड़ पौधों द्वारा। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी यूज में एफिशिएंसी, यानी यूज एफिशिएंसी, जो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं उनको यूज आसानी से किया जा सकता है, उसकी एफिशिएंट ज़्यादा होता है। एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस है उसमें कम होगा। ये क्रॉप की यील्ड को ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। और ये फार्मर्स की इनकम को ये बढ़ाएगा, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम भी है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। फूड क्वालिटी भी इसमें बूस्ट होगी, और इसे स्टोर करना आसान है, और ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत आसान होगा। मान लीजिए पहले एक ट्रक में 500 आपके बोरी आ रहे थे। अब सोच के देखिए, 500 बोरी में मान लो एक आपका 50 kg का है, तो 500 उसमें कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, 25,000 आपका केजी, 25,000 केजी आपका ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। मगर आप इसमें अगर इसको बोतल को लोगे तो कितने हजार आपका क्या नाम ये यूरिया आ जाएगा इसके कंपेरिजन में। इसके इक्विवेलेंट अगर देखें तो सॉलिड यूरिया की, ठीक है। इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान है, कन्वेंशनल यूरिया के कंपेरिजन में बहुत सस्ता है। और ये जो आपके किसानों के जैसे खाद है, बीज है, उन पे क्या है ना, रिडक्शन आएगा, उसकी कॉस्ट में रिडक्शन आएगा। इस पिक्चर में यही सब बताया गया है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि अब कैसे बेटर है, हमने पढ़ ही लिया है कि इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। जो आपका कन्वेंशनल यूरिया होता है उसकी एफिशिएंसी के कम 25% होती है, जबकि इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% होती है लिक्विड नैनो यूरिया की। और जो यूरिया है ये आपका जो इसका इम्पैक्ट है क्रॉप पे बहुत अच्छा होता है। मतलब क्या नाम यूरिया पूरा 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 कंज्यूम हो जाता है। मगर जो आपकी कन्वेंशनल यूरिया है वो कुछ वेपराइज हो जाता है, कुछ गैस में लॉस्ट हो जाता है, कुछ पानी में मिक्स होकर ड्रेन हो जाता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करेगा। ये आपका टारगेटेड सप्लाई होगी। टारगेटेड सप्लाई मैंने वही चीज़ बोली थी कि प्लांट के ऊपर, जो पत्तों के ऊपर हम इसे स्प्रे करेंगे तो पत्ते सारा कंज्यूम कर लेंगे, प्लांट में ही जाएगा, वो अर्थ पे नहीं गिरेगा, मिट्टी में नहीं मिक्स होगा। तो ये सब इसी में बोला गया है, ये इकोनॉमिक बर्डन को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो जो अभी मिलता है कन्वेंशनल यूरिया, मान लीजिए 300 kg पे मिल रहा है, वो 300 रुपये पे करने पड़ रहे हैं 50 kg के बैग पे। मगर इसमें जब आपका हाफ लीटर की बोतल लोगे आप 240, यानी कि आपका 60 kg, वो 60 रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के बारे में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब और ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम 2022 की थी, पीपल, पीस, प्रोग्रेस, पावर ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या गया, पीपल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। पीस, नो डाउट कि पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वर्ल्ड में, जैसे कि हालात चल रहे हैं। और हमें पूरा एज ए ह्यूमैनिटी मिलकर प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। और पार्टनरशिप की यहाँ पर पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम सब मिल जाए तो वर्ल्ड को कहाँ पे ले जा सकते हैं हम, कि कितना ऊपर ले जा सकते हैं, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम गरीबी को इराडिकेट कर सकते हैं, हम ये क्लाइमेट चेंज को इराडिकेट कर सकते हैं, हम आपकी पॉवर्टी को इराडिकेट कर सकते हैं, हम टेररिज्म को इराडिकेट कर सकते हैं, हम एज ए मतलब फोर्स काम करें तो इसमें इसी चीज़ पे फोकस किया गया। अब यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में जान लेते हैं। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसे 1948 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने शुरू किया गया, ऑथराइज किया था। यूएन मिलिट्री जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको मिडिल ईस्ट में भेजा गया, वहाँ की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, वहाँ पे पीस कायम करने के लिए। तो जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे भेजा जाता है पीस कीपर्स को, वहाँ पे पीस कायम करने के लिए। यही चीज़ें इसमें बताई गई है। जो ट्रूप्स होते हैं, और इसमें ट्रूप्स भेजे जाते हैं, जैसे कि आपके आर्मी के पर्सनल हो सकते हैं, पुलिस पर्सनल हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से भेजे जाते हैं। ये कौन काम करता है? यूएनएससी और यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें काम करते हैं। सिविलियंस को भी भेजा जाता है एज ए पीस कीपर, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इनका जो हेलमेट होगा, इन्हें बिरेट्स भी बोला जाता है, हेलमेट्स को बिरेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। हेलमेट को वहाँ की लैंग्वेज बिरेट्स भी बोला जाता है। तो इनका ब्लू होता है, तो ये एक पहचान है यूएन पीस कीपर मिशन की। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका ईस्ट, मिडल ईस्ट है, उसमें ये आपके यूएन पीस कीपर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में। अब इनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इनका कंपोजिशन में कौन कौन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही जानते थे, जो यूएन पीस कीपर्स होता है उन्हें ब्लू बिरेट्स बोला जाता है। इनको ब्लू हेमलेट की वजह से, क्योंकि इनका हेलमेट, सॉरी हेमलेट नहीं, हेलमेट जो होता है वो ब्लू होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, पुलिस पर्सनल्स होते हैं, और आपका सिविलियंस पर्सनल भी होते हैं, ठीक है। ये वॉलेंट्री बेसिस पर होता है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होती। हर एक कंट्री मेंबर को बोला जाता है आप अपनी इच्छा से जिनको भेजना चाहे यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेज सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो
सिविलियन स्टाफ होता है वो पीस ऑपरेशन को चलाता है। इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट भी इसमें होते हैं। इन्हें रिक्रूट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है किसके द्वारा, यूएन सेक्रेटरीट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। अगर हम बात करें कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में कौन कौन से कंट्री बहुत ज़्यादा अगुवाई कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्री बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो नंबर 1 2021 की मार्च 2021 तक का डाटा है। बांग्लादेश टॉप पे था, उसके बाद रवांडा, तीसरे नंबर पे यूथोपिया, चौथे नंबर पर नेपाल और पांचवें नंबर पर अपना इंडिया था। तो पांचवें नंबर पे इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान, इजिप्ट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन और इंडिया। इंडिया कहाँ लाइक करता है? देखिए इंडिया जो है ये है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में से एक है। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ये ट्रूप कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। नवंबर 2021 की अगर बात करें, इंडिया सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर था पीस कीपिंग मिशन में। इसने 1888 अपने मिलिट्री पर्सन भेजे और फिफ्थ आपका क्या था, फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री था, यानी कि इसने पुलिस पर्सनल आपके भेजे 139। ठीक है, 2 लाख इंडियंस जो है सर्व कर चुके हैं अभी तक 49 पीस कीपिंग मिशन में आउट ऑफ 171। ठीक है, ये जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। 1948 से अब तक 49 यूएन पीस कीपिंग मिशन में 2 लाख इंडियन सर्व कर चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में सर्व कर चुके हैं। इंडिया का बहुत बड़ा ये पहले से ही ट्रेडिशन रहा है कि आप वुमेन्स को भी ये इस तरह की चीज़ों में आगे लेकर आता है। जब से यूएन पीस कीपिंग मिशन बना है उसमें वुमेन को इंडिया जो है औरतों को भी इस मिशन में भेजता रहा है। ये इंडिया ने सबसे पहले कवायद की थी, सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब तो बाकी कंट्रीज भी भेजने लगे, मगर हम 2007 की बात करें, इंडिया पहला ऐसा कंट्री वो बना था जिसने जितने भी अपना कंटीजेंट भेजा था उसमें सारी की सारी औरतें थी जो मिशन था। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा कोसी रिवर्स के बारे में। कोसी रिवर अवलजन। अब अवलजन वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। अवलजन वर्ड क्या होता है? ये एक तरह का फोर्सिबल सेपरेशन होता है। फोर्सिबल सेपरेशन यानी किसी चीज को आप मान लो सेपरेट कर दे। मान लो एक ए है और एक बी है, दोनों एक साथ है। अब आप इसे जबरदस्ती से सेपरेट करके ए को अलग कर दो, बी को अलग कर दो, तो सेपरेट हो गई। यानी कि पहले ये बी यहाँ पर था, अब ये बी यहाँ पर हो गया, यानी कि इनका कोर्स ही चेंज हो गया। यानी कि जहाँ पे पहले चलते थे रहते थे तो उनका सेपरेशन हो गया, डिटैचमेंट हो गया, डिटैचमेंट कर दिया। तो अगर रिवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अवलजन वर्ड कैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट है? तो रिवर तो क्या करती है, बहती है। मान लो ये ऐसे देखो, फिगर में देख रहे हो कि कोसी रिवर बह रही है आपके कुमाऊं रीजन में, जो कि उत्तराखंड में, तो ऐसे बह रही है। अगर आप इसे जबरदस्ती से किसी वजह से फोर्सिबल सेपरेशन कर दे, मान लो ये बह रही है, तो इसकी जो ये आपकी स्ट्रीम है, इसी स्ट्रीम को इधर से आप वो कर दे, डाइवर्ट कर दे या इधर को कहीं पर निकाल दो, तो इसको बोलेंगे आप, इंग्लिश वर्ड में टर्म दिया गया अवल्जंस। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फोर्सिबल सेपरेशन, डिटैचमेंट या अवल्जन। ठीक है, अवल्जन वर्ड यहाँ पे यूज किया है, तो आगे भी हम अवल्जन वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले तो भैया फोर्सिबल इसका ये न्यूज में क्यों आया, इसलिए हम जान लेते हैं कि वो ये जान लेते हैं कि देखिए एक स्टडी कंडक्ट हुई है कि उसमें बोला गया है कि जो आपकी कोसी रिवर सबसे ज्यादा इनस्टेबल रिवर्स में से एक है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब से इसका एम्बैंकमेंट किया गया है, एम्बैंकमेंट किया गया था इसलिए क्योंकि ये बाढ़ लेके आती थी आपकी कहाँ पे, बिहार में, इसलिए इसको सोरो बिहार भी बोला जाता है। 2008 में बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड आई थी बिहार में, जिससे कई लाख लोग आपके बेघर हो गए थे और बहुत जान माल की हानि हुई थी सभी को, एनवायरनमेंट को भी हुई थी, आदमी तो मरे ही मरे थे, कई घर बर्बाद हो गए, जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको तो नुकसान पहुंचेगा ही। ठीक है, तो उस टाइम में जो बाढ़ आई थी तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये सोचा कि इसकी कोसी रिवर्स का एम्बैंकमेंट कर दिया जाए। एम्बैंकमेंट करने से मान लीजिए कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो आप ये क्या है, हिमालयन रीजन से बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, तो सेडिमेंट्स यहाँ पे फैल जाता है। तो इसका अगर आप एम्बैंकमेंट कर दिए, मान लीजिए कोई 70 किलोमीटर के एरिया में ये फ्लो करती है, इसका जो स्ट्रीम से डिफरेंट डिफरेंट वो फ्लो करती है, तो अगर आप इसका एम्बैंकमेंट कर दोगे तो एम्बैंकमेंट करने से किसी लिमिटेड कन्फाइंड एरिया में फ्लो करेगी। मान लीजिए 7 किलोमीटर के एरिया में या 10 किलोमीटर के एरिया में आपने इसे फ्लो करने के लिए मजबूर कर दिया, मगर जो सेडिमेंट लेके आ रही है हिमालयन रीजन से वो तो फिक्स है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अब वो सेडिमेंट कहीं ना कहीं तो जमा हो गई। अब वो आपने जैसे कि यहाँ पे बाउंड्री बना दी, इतनी बाउंड्री बना दी, अब ये तो कुल 7 या 10 किलोमीटर की बाउंड्री, पहले तो 70 किलोमीटर की बाउंड्री में सेडिमेंट फैलता था, अब आपने मजबूर कर दिया सब सेडिमेंट को फैलने के लिए 10 किलोमीटर की रेंज में, तो ये बहुत जल्दी भर जाएगा। अब जब ये सेडिमेंट यहाँ पर वो भर जाएगा तो अब क्या होगा, जो पानी है कोसी रिवर का इसके ऊपर को फ्लो होके ओवरकम करके सेडिमेंट को इधर उधर फैलने लगेगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि इसने अपने पाथ को ये टाइम टू टाइम चेंज
करती जा रही है। पिछले 70-75 सालों में इसने अपना जो पाथ है, जो कोर्स है, उसको चेंज कर लिया, जिसकी वजह से ये फ्लड आती है बिहार में बहुत ज़्यादा, इसलिए सौरव बिहार इसे बोला जाता है। और ये अनस्टेबल इसी वजह से हुई है कि एम्बैंकमेंट्स इसका किया गया था। कंस्ट्रक्शन जो सॉरी एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया, तो उसी वजह से अनस्टेबल हुई है। ये स्टडी ना कि कोसी रिवर पे नहीं की गई, पूरे वर्ल्ड में की गई है। वर्ल्ड में कितने सारे अवल्जन, कितनी सारी इंस्टेबिलिटी रिवर्स में देखने को मिली है, कितनी रिवर्स ने ये कोर्स चेंज किया, उसको बारे में बताया गया। पर सबसे पहले आप कोसी रिवर्स के दर्शन कर लो। कोसी रिवर देखिए हिमालय रीजन से निकल, तिब्बत से निकल के ये आपके बिहार में घुसती है, तिब्बत के आपके काफी एरिया को ये ड्रेन करती है, फिर आपके बिहार में घुसती है, बिहार में आके गंगा रिवर से मिल जाती है। ये आपकी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हो गई। ठीक है, ये आपका एक आपका ऊपर से व्यू है, जो इस तरह से ये देखो आपकी दो स्ट्रीम दिख रही है। तो ये आप यहाँ पे इसका एक व्यू देख सकते हो। ये देखिए कोसी रिवर ये आ रही है, इधर से आपकी ये हिमालयन रीजन से निकल रही तिब्बत से, ये आपकी कोसी रिवर यहाँ पे आके मिल गई इसमें। ठीक है, ये आपका फ्लड का सीन देख सकते हो। ये आपका एरियल व्यू है, कोसी रिवर का एरियल व्यू। कोसी रिवर देखो ऐसा आ रही है, इसकी कौन कौन सी, संकोसी है आपकी, अरुण है, और आपकी तेमूर है। ठीक है, ये मिलके आपकी सब कोसी बनाती है, जिसको हम कोसी रिवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फिगर आप थोड़ा सा आगे अच्छी तरह से देख पाओगे। ठीक है, ये एक्चुअली बिहार का एरिया है। बिहार के एरिया में ये आप देखो नेपाल से निकल रही है। पहले इसका कोर्स ये था, जो कि सापौल से और मधेपुरा से सहरसा से होके गुजरती थी। और आपका देखिए 75 सालों में अब इसका कोर्स ये हो गया, ये आपको ऐसे आने लगी है। तो इधर कुछ कुछ स्ट्रीम इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है इसकी स्ट्रीम। अब ये आपका इधर से होके यहाँ पे मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में जो आपका समुंदर है उसमें जाके गिर जाती है। इसमें देखिए, इसमें कैसे ये ब्रिज किया गया, जो आपका एम्बैंकमेंट बनाया गया है। पहले ये ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे मिलती थी। अभी क्या है, इसका रिवर का कोर्स ऐसे हो गया, ये इसकी कभी स्ट्रीम ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है। तो देखिए पहले यहाँ पे करंट तो थोड़ी बहुत फ्लड आती है, 20% ही थी, यानी कि 70 माइल्स का शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 70 माइल शिफ्ट हुआ है, ये देखो यहाँ पे आ गई है अभी। और इसमें फ्लड 80% आने लगी है। देख ही रहे होंगे आप इस फिगर में, किस किस तरह से पहले ऐसे आती थी, अब देखो इधर शिफ्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अवलजन्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो अवलजन है ये वो हम पढ़ चुके हैं कि चैनल्स का क्या है, चैनल्स का वो रिवर का जो चैनल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है कि जो इस तरह की जो अवलजन्स देखे जाते हैं वो कहाँ पे देखने को ज्यादा मिलते हैं, जो स्टडी की गई उसमें क्या बताया, ट्रॉपिकल्स और जो डेजर्ट रीजन्स है, उसमें वो रीजन ज्यादा प्रोन होते हैं, ज्यादा आपके इस चीज के लिए वो होता है खतरनाक, है वहाँ पे चीजें अवलजन ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है ट्रॉपिकल और डेजर्ट रीजन्स में, वहाँ पे ज्यादा अवलजन देखने को मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाते हैं कि भाई 10 साल में ही हो गए, पहले रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी अब रिवर ऐसे फ्लो करने लगी, नहीं नहीं, ये आपका बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। ये डिकेड्स में होता है, कई डिकेड्स लगते हैं, सेंचुरीज लगती है, और उससे भी ज्यादा लग सकती है। ठीक है, इस तरह के एवल्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके कैसे इफेक्ट होते हैं, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका वेदर इवेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस तरह सी लेवल राइज आपको देखने को मिलता है। अब इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, तो ये आपका हिस्सा है, ये पूरा आपका है बिहार। बिहार में पहले कोसी रिवर यहाँ से नेपाल से वो, तो उससे तिब्बत से निकल के नेपाल में हो के ऐसे आ रही थी, देखो कोसी रिवर, ये देख रहे हो ना, ओल्ड कोर्स ऑफ कोसी। ठीक है, यहाँ से होके कोसी, इधर साउपोल से होके, ठीक है, इधर से सहसरा से होके आपका खगड़िया में आके मिल रही थी, मुंगेर के पास में। ठीक है, मगर अभी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग ये ऐसे धीरे 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 अब माधेपुरा से होके ये इधर उधर से होके यहाँ पे खपत हो जा रही थी। कुछ पार्ट इसका इधर बीच में खपत हो जा रहा है, क्योंकि उधर कृषि ज़्यादा होती है बिहार में, तो कृषि में यूज कर लिया जाता है पानी, किसान यूज कर लेते हैं। जो इसका अब जो नया कोर्स है ये वाला पूर्णिया से होके, कुर्सेला से होके ये यहाँ पे आके मिल जाता है, कटिहार के पास में आके ये मिल जाता है। ये इसका कोर्स है। ठीक है, ये आपने डिस्कस कर ही लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी रिसर्च स्टडी में क्या बताया गया है, अभी ग्लोबल सिनेरियो के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इन्होंने बोला है कि टोटल 113 एवल्जन देखने को मिले हैं। ठीक है, 1973 से लेके
और आपका 2020 तक की अगर हम बात करें कि टोटल 113 अवल्जन 113 शिफ्टिंग इन कोर्स देखने को मिली है, जिसमें से 33 जो आपके है वो अनकन्फाइंड वैलीज में देखने को मिले हैं। अनकन्फाइंड वैलीज से मतलब है कि जो रिवर हिमालयन रीजन से, यानी कि हिमालयन रीजन में कन्फाइंड है। मान लीजिए एक पर्वत यहाँ पे, एक पहाड़ यहाँ पे, तो ये तो कन्फाइंड होगी ना ये वैली, यहाँ से रिवर आ रही है। अब रिवर जो वैली से निकल के किसी ऐसे आपके डेल्टा एरिया में आएगी, या आपके फ्लड प्लेन एरिया में आएगी, प्लेन एरिया में आएगी, जो आपका गंगेटिक डेल्टा है उसमें आती है आपकी, तो वहाँ पे आपका वो बोला जाता है अनकन्फाइंड एरिया। जब हिमालयन रीजन से आके अनकन्फाइंड वैली में आती है, ओपन ओशन में आती है, वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो उस तरह से वो ऐसे इंस्टेंस देखे गए, ऐसे उदाहरण देखे गए कि वहाँ पे इस तरह का शिफ्टिंग देखने को मिलती है। ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे गए? 33, जिसमें से 33 में से एक आपकी कोसी रिवर भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि 32 और रिवर है प्लस वन कोसी रिवर। ये 33 टोटल एग्जाम्पल देखने को मिले। ये डेल्टा एक रीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और 50 उदाहरण जो आपके वर्ल्ड वाइड देखने को मिले हैं, जो कि लो स्लोपिंग डेल्टाज में आपका शिफ्टिंग देखने को मिलती है। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट वाटरवेज है उनमें 50 उदाहरण तो उनमें देखने को मिले, जिसमें से ओर्निको रिवर्स है, येलो रिवर्स है, नील रिवर है, मिसिसिपी रिवर्स में देखने को मिले। और 30 एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिले हैं वर्जन्स के, कहाँ पे? जहाँ पे जब बहुत ही ज्यादा सेडिमेंट लोड होता है, जैसे कि आपकी गंगा में है, ठीक है, कोसी रिवर्स में। यही चीज बताई गई कि सेडिमेंट जहाँ पे ज्यादा लेकर आ जाएगा वहां पे इस तरह का फिनोमिना देखने को मिलेगा, फ्लड आएगी आपकी। अब जो केस स्टडी ऑफ कोसी रिवर्स की गई है वो ये बताती है, क्या बताती है, कि बहुत ज्यादा सेडिमेंट लाया जाता है हिमालय से, और जो एम्बैंक हिमालय से सेडिमेंट लाया गया कोसी रिवर्स के उसमें, और जब से एम्बैंकमेंट बना है 1950 1947 से लेके दोनों साइड, तब से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। 2008 में फ्लड आई थी, जिसकी वजह से चैनल में चेंज देखने को मिला है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख 30 लाख आदमी डिस्प्लेस हो गए थे, और 250 से ज़्यादा जाने उसमें गई थी, ये बोला गया है। ये इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, कुछ तो देखो नेचुरल होता ही है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका उनका कोर्स चेंज हो ही होगा। मगर ये जो है कोसी रिवर्स का जो वो चेंज हो रहा है, ये आपका आपका नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये आपका मैन मेड फिनोमिना है। 200 किलोमीटर का स्ट्रेच चेंज हो चुका है, तो आपने उसे 200 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के एरिया में बहने पे मजबूर कर दिया। देखिए, जो कहाँ तो रिवर 200 किलोमीटर के एरिया में फ्लो कर रही थी, उसका जो ड्रेन एरिया था, और कहाँ अब 10 किलोमीटर के एरिया में फ्लो करती है। मगर जो सेडिमेंट लाया जा रहा है वो तो फिक्स है, बल्कि बढ़ेगा ही। तो अब वो सेडिमेंट 10 किलोमीटर के एरिया में जमा होगा। जब वो जमा हो जाएगा तो बहुत जल्दी जमा हो जाएगा। वो जो सेडिमेंट है, एक वो क्या ना, उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, हाइट बढ़ेगी तो जो पानी आ रहा है अब कहाँ बहेगा? वो एम्बैंकमेंट से बाहर बहेगा, तो फिर फ्लड आएगी आएगी। तो इस तरह से इसका जो हमारा मूवमेंट है उसको हमने कॉन्टेक्ट कर दिया है, इसी वजह से क्या है कि फ्लड आती आती है। कोसी रिवर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोसी रिवर्स ट्रांस बाउंड्री रिवर उन्हें कहते हैं जो आपकी आउट ऑफ इंडिया से आती है। आउट ऑफ इंडिया मतलब आपके नेपाल से, तिब्बत से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया में एंटर करती है, उन्हें हम ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कोसी रिवर्स है, ये आपकी तिब्बत से होती है, नेपाल को वो करती हुई, मतलब ड्रेन करती हुई, ये आपकी यहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, गंगा में आगे ये मिलती है। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो तिब्बत में है। ये जिसे वर्ल्ड का हाईएस्ट अपलैंड बोला जाता है। ये आपके नेपाल को ड्रेन करती हुई गंगेटिक प्लेन में आके मिल जाती है। इसकी 3 मेजर ट्रिब्यूटरी है। 3 मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? संकोसी है, अरुण है और तैमूर है, जो कि एक पॉइंट पे आके मिलती है हिमालयन फुटहिल्स में। ठीक है, हिमालयन फुटहिल्स से आके मिलती है। ये रिवर किस किस को क्रॉस करती है? नॉर्दर्न बिहार को क्रॉस करती हुई, जो कि इंडिया में है, और वो आपकी कहाँ पे? गंगेज में कुर्सेला में आके, जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आके मिल जाती है गंगा पे। कोसी रिवर्स की जो मैक्सिमम सिल्ट और सैंड की है वो सबसे ज्यादा है ब्रह्मपुत्र के बाद। सबसे ज्यादा सिल्ट और सैंड कहाँ किस में लाया जाता है? ब्रह्मपुत्र में लाया जाता है, उसके बाद कोसी रिवर द्वारा लाया जाता है, इसलिए इसे सरोवर बिहार बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख ही रहोगे, फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस इस डिस्कशन में इतना ही है। तब अगली वीडियो के साथ अगले दिन फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।